गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ जुड़ चुके हैं और आज हिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर जो है क्लास 10th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, आखिर शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद की आवश्यकता पड़ा क्यों? ठीक है, तो यूरोप हम जानते हैं कि हमारा महादेश है जिसका नाम है यूरोप, और उसमें राष्ट्रवाद की आवश्यकता पड़ा। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद को जो है समझते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद की आवश्यकता आखिर यूरोप में क्यों पड़ा। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा। कभी भी वाद शब्द लगा हुआ रहे ना कहीं भी, तो समझ लीजिए एक विचारधारा है। जैसे राष्ट्रवाद, समाजवाद, ठीक है ना, या आतंकवाद, ठीक है, रूढ़िवाद, ये सब क्या है? वाद का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है ना। जैसे फांसीवाद, ठीक है, ये सब क्या था? एक विचारधारा था, ठीक है। तो ये राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने राष्ट्र से, अपने प्रेम से, अपने वतन से बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत चेतना है, उसके लिए कुछ भी कर जाने की जो इच्छा है, शक्ति है, वही क्या है? आपका राष्ट्रवाद है। यानी राष्ट्रवाद क्या है? एक प्रकार की भावना है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति जो है हमारा लगाव जो है, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। वही क्या है? आपका राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति जो है लगाव, वही क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है ना। अब किताब के नज़र से अगर देखा जाए, अगर किताब में देखा जाए, तो किताब में डेफिनेशन क्या है कि यह एक ऐसी भावना है। यह मतलब क्या? यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र को, ठीक है ना, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को जो है क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जैसे आज हम भारत अलग अलग राज्य के अनुसार से बटा हुआ है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं? एक हैं। हमारी भाषा अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। हमें गर्व है कि हमें भारतीय हैं। अगर भारत के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति को तकलीफ होता है तो वो लगता है कि हमारा तकलीफ है। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि हम सब क्या हैं? भारतीय हैं, और भारत के प्रति, यानी भारत के हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा लगाव है, हमारा समर्पण है, हमारी भावना जुड़ा हुआ है उनसे। यही बताती है कि हमारे अंदर क्या है? राष्ट्रवाद की भावना है। इसके अलावा हमारे पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में हमारा मुद्रा एक है, हमारा संस्कृति अलग भले ही है, लेकिन हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बहुत ज़्यादा अभाव था। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव इसलिए था क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना जो है, यूरोप वाले लोग राजा से प्रेम करने की भावना को ही राष्ट्रवाद की भावना कहते थे, और उनको लगता था कि अगर हमको यूरोप से, अगर राजा से प्रेम है तो वही राष्ट्रवाद की भावना है। लेकिन धीरे धीरे एक जो भाव था, ये विचारधारा था, वो धीरे धीरे बुद्धिजीवी लोगों से जो है बढ़ने लगा। बुद्धिजीवी लोगों को मन में आने लगा कि नहीं, राजा से प्रेम करना जो है वो राष्ट्रवाद नहीं है। राजा जो है समय समय में बदलते रहता है, लेकिन हमारा राष्ट्र जो है, हमारा राज्य जो है, वो हमेशा स्थिर होता है। इसलिए हमें राजा से प्रेम करने के बजाय हमें अपने देश से, अपने राज्य से, अपने राष्ट्र से प्रेम करनी चाहिए। ये विचारधारा धीरे धीरे उनके मन में जो है पनपने लगा, ठीक है ना। यानी राष्ट्रवाद की भावना की जड़ें जो है जमाने के लिए कई प्रतीक का जो है सहारा लिया गया, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना अचानक नहीं जमता है, या राष्ट्रवाद की विचारधारा अचानक नहीं पनपा। राष्ट्रवाद की विचारधारा कुछ लोगों में पनपा, लेकिन क्या कुछ लोगों के जो है राष्ट्रवाद की भावना के उदय हो जाने से क्या देश में परिवर्तन हो सकता है? नहीं। जैसे हमारे अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ, हम लोगों ने भी भारत को जो आज़ाद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, तो क्या अचानक से पूरे भारत में क्या राष्ट्रवाद की भावना उदय हुआ? नहीं। तो हमारे बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे राष्ट्र जो है देश के प्रेमियों ने, ठीक है, अपने देश से प्रेम करने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से जो है राष्ट्रवाद की भावना को लोगों जगाने का प्रयास किया, ठीक है। उनको प्रतीक का सहारा लिया गया। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह का सहारा लिया गया, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, पूरे देश का झंडा, आज राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा है। यानी इससे हमें एक समझ में आता है कि हम भले ही राज्य अलग अलग हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज एक है। इससे हमारा एकता के प्रतीक को दर्शाता है, ठीक है ना। यानी राष्ट्रीय ध्वज का सहारा लिया गया, राष्ट्रीय प्रतीक का सहारा लिया गया, राष्ट्रीय जो है गान, ठीक है ना, ये सब का सहारा लिया गया, जिससे जो है राष्ट्रवाद की भावना क्या हुआ? जगा। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो है जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि वहाँ पे शासन व्यवस्था जो था, हम देखिए कि राजतंत्र था, और राजा का शासन जो था
यानी राजा अपने तरीके से नीति जो है नियम को जो है पालन करते थे, उसको लोगों में पालन करवाया जाता था। वो राजा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, निरंकुश भी हो सकता है, ठीक है। और निरंकुश होने के कारण ही था कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। 19वीं सदी के मध्य तक, ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक हम देखिए कि जो यूरोपीय देश का रूप वैसा नहीं था जैसा कि आज है। अगर जो है 19वीं सदी के अगर पहले देखा जाए तो यूरोप का स्थिति बहुत ज़्यादा क्या था, खराब था। खराब इस मामले में कि वहाँ पर राजतंत्र था, राजा तानाशाही शासन व्यवस्था चलाते थे, जिस कारण से वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुका था। विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग वंश के राजा शासन करते थे, क्योंकि हम जानते थे कि राजतंत्र जो होता है वंशानुगत होता है। हम अगर राजा है तो हमारे आने वाली पीढ़ी राजा होगी, उनकी आने वाली पीढ़ी राजा होगी। अलग अलग वंश के राजा जो है अलग अलग क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। इन इलाकों में राजतंत्र का शासन हुआ करता था। राजतंत्र यानी राजा का शासन, यानी कुल मिलाकर देखा गया कि राजा अपने तरीके से शासन व्यवस्था को चलाता था और अलग अलग क्षेत्रों में जो है शासन व्यवस्था अलग अलग वंशों का हुआ करता था, जिस कारण से जो है यूरोप के लोग जो थे वो जो है इस शासन व्यवस्था से बाहर निकल जाते थे, जिस कारण से वहाँ पे जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ, उदय हुआ। और वो चाहते थे कि वहाँ पे जो है राष्ट्रवाद की भावना का क्या हो, जो है राष्ट्र जो हमारा हो वो स्वतंत्र हो, उसको अपने तरीके से हम चलाएं। और इसलिए जो है जो हम देखें कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। उस काल में ऐसे परिवर्तन हुए, ऐसे कई परिवर्तन हुए जिससे पुनर्जागरण के कारण समाज में बदलाव हुए। समाज में आए इन परिवर्तनों को लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। यानी जो समाज में परिवर्तन हुआ, ठीक है, वो परिवर्तन किस कारणों से हुआ, तो राष्ट्रवाद की भावनाओं की वजह से हुआ। यानी लोगों ने समझा कि हमें राजा से प्रेम नहीं करना है, हमें जनता के लिए जो है शासन व्यवस्था को स्थापित करना, जनता के हित के लिए होना चाहिए। लेकिन राजा यहाँ पे क्या था, निरंकुश था, जिस कारण से हम देखें कि नए राष्ट्र निर्माण के लिए 1789 में जो है क्रांति शुरू हो गया, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं 1789 की जो है क्या कहते हैं, तो फ्रांस की क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्रांस की क्रांति। यानी फ्रांस में जो क्रांति हुई वो कब हुई, 1789 में। यानी राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रवाद की भावना का जो है उदय हो चुका था, राष्ट्र में क्रांति शुरू हो गया। और क्रांति किस लिए हुआ, तो राजा को हटाने के लिए, यानी ठीक है ना। यानी जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है वो जो है पनपा। और राष्ट्रवाद की भावना इतना जल्दी नहीं पनपा। राष्ट्रवाद की भावना को जो है जड़े जो है जमाने में लगभग जो है अलग अलग देशों में लगभग कितने सालों का समय लग गया, 100 साल का समय लग गया। यानी राष्ट्रवाद की चेतना धीरे धीरे फ्रांस और उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के अलग अलग देशों में क्या हुआ, पहुंचा। और उसके बाद जो है हमारे देश में और यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की भावना क्या हुआ, जन्म लिया। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय जो हुआ, ठीक है, वो कब शुरू हुआ, तो हम अभी तुरंत बताएं 1789 के फ्रांस की क्रांति से हुआ। यानी इस लेविंग प्रक्रिया के अंतिम चरण में फ्रांस की एक जो है प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठित हुआ। यानी जो 1789 में जो था फ्रांस की क्रांति हुई और वहाँ पे शासक था लुई 16वां। कौन सा शासन था, लुई 16वां। उसका शासन अंत हुआ और हम देखें कि जो है फ्रांस में प्रजातंत्र जो है स्थापित हो गया। यानी वहाँ पर प्रजातंत्र यानी लोगों का शासन, यानी लोकतंत्र भी कह सकते हैं, लोकतंत्र की स्थापना जो है फ्रांस में हो चुका था, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर सिलसिला जो है यूरोप के अन्य देशों में भी चलता रहा, ठीक है ना। यानी फ्रांस जो है वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना जगा और फ्रांस को देखी, यानी फ्रांस को देखते हुए दूसरे देशों ने जो है उनके देश में भी राष्ट्रवाद की भावना जन्मा और वहाँ पे भी बहुत सारी क्रांति हुई और वहाँ भी जो है हम देखें कि वहाँ भी प्रजातंत्र जो है वहाँ पर स्थापित हो चुका था, ठीक है ना। इसके बाद जो है देखें कि 20वीं सदी के शुरुआत आते आते विश्व के कई जो है हिस्से में आधुनिक प्रजातंत्र का स्थापना हुआ, जैसा मैंने आपको बताया। यानी फ्रांस को देखी कई राष्ट्रों ने देखा कि हमें भी जो है फ्रांस की तरह सीखना चाहिए, हमें फ्रांस की तरह हमें भी जो है राष्ट्रवाद की भावना को जगाना चाहिए, हमें भी एक हो जाना चाहिए। और उसके बाद देखा गया कि यूरोप के बहुत सारे देशों में फ्रांस की तरह वहाँ भी प्रजातंत्र का स्थापना हुआ, है ना। यानी राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहाँ से शुरू हुई, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपका कि राष्ट्रवाद की जो है पहली अभिव्यक्ति कहाँ से शुरू हुई, तो फ्रांस से शुरू हुई। यानी राष्ट्रवाद की जो जन्म है वो कहाँ शुरू हुआ, फ्रांस से हुआ। राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, 1789 की क्रांति के बाद हुआ। फ्रांस की क्रांति के बाद हम देखें कि अलग अलग राजाओं ने जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं के खिलाफ आंदोलन चलाए गए और वहाँ पर राजाओं को जो है अंत किया गया, प्रजातंत्र का अंत हुआ, राजतंत्र का अंत हुआ और प्रजातंत्र वहाँ पर जो है सत्ता में आया। फ्रांसीसी क्रांति ने वहाँ की राजनीतिक और संविधान में कई बदलाव किया गया। उसके बाद जो बहुत सारा संविधान में क्या किया गया, बदलाव किया गया। बदलाव किस लिए, जनता के हित के लिए। यानी जनता के हित के लिए सारा काम किया गया।
उसके बाद है ना 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्थाओं से हुआ। यानी 1789 के बाद हम देखें कि राजतंत्र जो है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ और वहाँ पे प्रजातंत्र हुआ, यानी प्रजातंत्र का क्या हुआ, स्थापना हुआ। और इस नई संस्था के गठन नागरिकों के द्वारा हुआ, है ना। और वहाँ पे देश में संविधान लाया गया, और संविधान जो है गठन किसके द्वारा हुआ, तो नागरिकों के द्वारा, यानी फ्रांस के नागरिकों के द्वारा, या फ्रांस के जो अलग अलग देशों में जहाँ पर राष्ट्रवाद की जो है भावना उन पर जन्मा, और वहाँ पे हम देखो कि नागरिकों के द्वारा जो है वहाँ पे जो है राष्ट्रवाद की भावना जो है जन्मा, वहाँ प्रजातंत्र जो है स्थापित हुआ, वहाँ पे संविधान लाया गया, और नागरिक के द्वारा वहाँ पर देश को क्या किया जाने लगा, संचालित किया जाने लगा, चलाया जाने लगा। यानी पूरे तरीके से यूरोप के बहुत सारे देशों में प्रजातंत्र समाप्त हुआ, राजतंत्र समाप्त हुआ, प्रजातंत्र जो है हमारे सत्ता में आया। ठीक है, अब देखो इसके अलावा उसके बाद क्या काम किया गया, उसके बाद जो है देखो गया कि जो है क्रांतिकारियों ने लोगों में राष्ट्रवाद की जो है भावना को जो है स्पष्ट करने के लिए, दिखाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया कि जितना भी लुई सोलहवां या जितने भी राजा थे उनका जो प्रतीक था, वो प्रतीक को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। प्रतीक मतलब चिन्ह होता है, उनकी जो पहचान होता है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। और फ्रांस में जो है फ्रांसीसी झंडा लाया गया। ठीक है ना, फ्रांस में फ्रांसीसी झंडा लाया गया। झंडा इसलिए लाया गया ताकि झंडा जो होता एक जो है एकता का वाहक होता है, प्रतीक होता है, निशान होता है, पहचान होता है कि हम फ्रांस जो है जितने भी लोग हैं हम सब क्या हैं, एक हैं। यानी जिनका राजा का अलग अलग झंडा हुआ करता था, वो झंडा को समाप्त करके एक झंडा ला दिया गया, है ना। उसके बाद जो है राष्ट्रगान जो है लाया गया। ठीक है, राष्ट्रगान से जो है पहचान हुई कि भैया हम इस राष्ट्र के हैं। इसके अलावा जितने भी जो है क्रांति में जो है वीर जो है शहीद हो गए थे, उन वीरों को जो है, शहीदों को जो है क्या किया गया, नमन किया गया, स्मरण किया गया, याद किया गया, उनको जो है रिस्पेक्ट दिया गया, उनके परिवारों को रिस्पेक्ट दिया गया, क्योंकि उनके जो है बदौलत ही जो है आज फ्रांस जो है वो लुई सोलहवां से मुक्त हुआ। ठीक है ना, राजतंत्र से मुक्त हुआ और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई। एंड इस तरह से हम देखें कि फ्रांस की क्रांति ने जो है लोगों में जो एक नए परिवर्तन, एक नया दिशा के रूप में जो है स्थापित किया। ठीक है ना। इसके अलावा एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें नागरिकों के लिए जो है एक जैसा नियम बनाया गया। पहले क्या था, सबके लिए अलग अलग नियम था। ठीक है, जो राजा के करीबी लोग थे, जो कुलीन व्यक्ति थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको जो है विशेष अधिकार दिया जाता था, उनको बहुत सारा करों से मुक्त रखा जाता था, उनको जो है राजा के अनुसार अगर राजा के करीबी है तो उसको कम दंड दिया जाता था। लेकिन जो है राजा का कोई निजी दुश्मनी है या कोई व्यक्ति जो है राजा का जो है हित के नहीं है, ठीक है, उसको कठोर सजा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। ठीक है, एक व्यवस्था बनाई गई जिस व्यवस्था के तहत जो है सभी नागरिकों के लिए, देश के सभी लोगों के लिए, फ्रांस के सभी लोगों के लिए नियम क्या बना दिया गया, एक बना दिया गया। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है तो सजा जो है एक जैसा ही उसको मिलेगा। यानी फ्रांस के प्रचलित जो है कस्टम ड्यूटी, ठीक है, फ्रांस में जो प्रचलित जो कस्टम ड्यूटी था, टैक्स जो था, उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उसको नियंत्रित किया गया। इसके अलावा वहाँ फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की जो है भाषा का जो है रूप में बढ़ावा दिया गया। यानी जो है बाकी भाषा रहेगी, लेकिन वहाँ फ्रेंच भाषा जो है, फ्रांस की जो भाषा है, फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की जो है आम भाषा के रूप में क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। ठीक है ना, उसके काम काज के लिए बढ़ावा दिया गया। जैसे भारत में जो है अलग अलग भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंच भाषा जो था उसको राष्ट्रभाषा बनाई गई, उसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है ना। आगे यूरोप में अन्य भागों पर प्रभाव, ये तो जो है फ्रांस की कहानी पढ़ ली है हम लोग। यानी फ्रांस में तो जो है हम देखें कि लुई सोलहवां का शासन था, उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे लोगों ने शासन चलाया, वहाँ पे संविधान तरीके से जो है सब लोगों को समानता दिया गया। ये तो फ्रांस की बात हुई। लेकिन फ्रांस के आसपास वाले क्षेत्रों में जहाँ पे जो थी प्रजातंत्र स्थापित हुआ था अभी अभी, जब यूरोप के बहुत सारे देशों में जहाँ पे राजा शासन अभी भी कर रहे थे, वहाँ की क्या स्थिति था, तो फ्रांस में होने वाली गतिविधियों ने यूरोप के कई शहरों में लोगों को प्रभावित किया, है ना। कि नहीं, अच्छा ये फ्रांस में हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है, अच्छा फलना आदमी कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ऐसे जो है हजारों सवाल हजारों लोगों के मन में जो है पनपने लगा, और उसी जो है विचारधारा के जो है लोग जो थे फ्रांस की तरह देखा देखी जो है अपने क्षेत्रों में भी करना वो शुरू किए, है ना। इन शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग जो के लोग और छात्रों द्वारा जैकोबिन क्लब का स्थापना किया गया।
ठीक है ना। इन शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा क्या किया गया, जैकोबिन क्लब का स्थापना किया गया। जैकोबिन क्लब क्या था, तो जैकोबिन क्लब का मतलब होता है एक समूह, लोगों का समूह। यानी जैकोबिन क्लब एक लोगों का समूह था जिसमें किस तरह के लोग थे, तो मध्यम वर्ग के लोग थे। कौन से लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग थे। बाद में संविधान के द्वारा जो देश नहीं चल रहा था, फिर जैकोबिन क्लब के द्वारा देश को चलाया जा रहा था। उसके बाद जो है इन क्लबों की गतिविधि ने फ्रांस की सेना द्वारा घुसपैठ का रास्ता साफ कर दिया। और उसके बाद देखा गया कि जैकोबिन क्लब जो थे वो जो है फ्रांस में या जो है यूरोप के बहुत सारे देशों में जो है शासन व्यवस्था को चला रहे थे। ठीक है ना। यूरोप के अन्य भागों पर प्रभाव क्या हुआ, ठीक है ना। तो हम देखें 1790 के दशक में, दशक मतलब होता है 10 सालों में, यानी 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े भूभाग पर घुसपैठ कर ली। ठीक है। एक घटना क्या की है, 1790 के 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने क्या किया कि हॉलैंड में, ठीक है ना, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में और बहुत सारे भूभाग पर घुसपैठ कर ली। इस तरह फ्रांसीसी सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद की भावना को जो जन्म देने के लिए वो वहां पर क्या हुए, अपना प्रसार वो शुरू कर दिए। यानी फ्रांस में तो राष्ट्रवाद की भावना तो जन्मा ही जन्मा, साथ ही दूसरे देशों में भी, अन्य देशों में, फ्रांस के पड़ोसी राष्ट्रों में भी जो है राष्ट्रवाद की भावना को पनपने के लिए, जन्म देने के लिए हम देखें कि जो है लोगों ने घुसपैठ करना शुरू किया। उसके बाद देखा गया, हमने देखा कि जो है जैकोबिन क्लब के द्वारा जो है शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा था, लेकिन जैकोबिन क्लब से भी जो है शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाया नहीं जा रहा था, उनसे भी देश संभला नहीं जा रहा था। तो हम देखें कि एक व्यक्ति का एंट्री होता है और उनका नाम होता है नेपोलियन। उनका नाम क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट, यानी नेपोलियन है। नेपोलियन का शासनकाल जो होता है वो 1804 में स्थापित होता है। कब स्थापित होता है, 1804 में, और 1815 तक चलता है। 1804 से 1815 तक ये शासन व्यवस्था उनका फ्रांस में चलता है। ठीक है ना। 1804 में वो शासन व्यवस्था यानी राजा बन जाते हैं, 1815 में जो है उनका शासन व्यवस्था समाप्त हो जाता है। यानी नेपोलियन भाई साहब जो आते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रजातंत्र था, यानी जो कहाँ पे प्रजातंत्र, यानी फ्रांस में जो प्रजातंत्र था उसे समाप्त कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। वहाँ जो संविधान था उसे हटा देते हैं और वहाँ फिर से जो है राजतंत्र को स्थापित कर देते हैं। तो क्या उन्होंने सही किया या गलत किया, आप कमेंट में जो है जरूर बताइएगा कि क्या जो है नेपोलियन ने प्रजातंत्र को समाप्त करके क्या अच्छा किया या बुरा किया। ठीक है। तो नेपोलियन जो है प्रजातंत्र को इसलिए हटा दिया क्योंकि प्रजातंत्र में जो है अच्छा माना जाता है, प्रजातंत्र बहुत अच्छा शासन व्यवस्था है। हमारे भारत देश में भी लोकतंत्र है, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है, लेकिन इस प्रजातंत्र में बहुत सारी कमियां थी। इस प्रजातंत्र में कमियां ये थी कि अमीरों के लिए अलग नियम कानून बनाया गया था, गरीबों के लिए अलग नियम कानून बनाया गया था। इसमें समानता नहीं था, इसमें जो है विविधता के साथ साथ बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता था, जिस कारण से जो है जनता जो थी इस जो है संविधान से, ठीक है ना, जैकोबिन क्लब के शासन व्यवस्था से खुश नहीं थी। इसलिए चाहती थी कि नेपोलियन जो है वो जो है यहाँ पे राजतंत्र का ही स्थापना करे और अपने अनुसार से देश को जो है चलाए, नियंत्रित करे। तो वही देखा भी गया, नेपोलियन ने फ्रांस की जो है प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और वहाँ फिर से राजतंत्र का क्या किया, स्थापना किया। ठीक है ना। और नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए। यानी नेपोलियन देखा जाए तो एक अच्छा शासक माना गया है ना। यानी हमारे इतिहास में नेपोलियन को एक अच्छा राजा के रूप में माना जाता है। यानी नेपोलियन ने जो है बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है ना। लोगों को जो है विश्वास को जीता, लोगों को जो है ये एहसास दिलाया कि हम समानता है, हमारे पास एकता है, हम सब एक हैं, हम जो है उसके लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो नेपोलियन ने प्रशासन के क्षेत्र में भी, प्रशासन का मतलब होता है अपने व्यवस्था को जो है अच्छा करने के लिए कई क्रांतिकारी बदलाव किए, प्रशासन व्यवस्था को बेहतर जो है कुशल बनाया, सैनिक को जो है वहाँ पर नियंत्रित किया। ठीक है। और उसके बाद देखा कि नेपोलियन ने बहुत सारे नियम कानून लाया। ठीक है। बहुत सारा संविधान तो नहीं कह सकते, लेकिन नेपोलियन का एक अपना संविधान था जिसे हम लोग कहते हैं नेपोलियन संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेपोलियन संहिता कहा जाता है, या इसे जो है नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, नेपोलियन
कोड के नाम से जानते हैं। नेपोलियन 1804 में जैसे ही वह राजा बनता है वैसे ही सिविल कोड लागू किया, यानी नेपोलियन कोड लागू किया, जिसे सिविल कोड या नेपोलियन संहिता कह सकते हैं, या कह सकते हैं नेपोलियन का जो है एक अपना जो है संविधान, एक अपना नियम जो है लोगों के बीच लाया, जिसे ही नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन जो है या सिविल कोड के नाम से जानता है, जिसे कब लाया गया 1804 में। तो आपसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है, कि नेपोलियन जो है राजा कब बना 1804 में, नेपोलियन कोड कब आया 1804 में, जो है नेपोलियन संहिता कब आया 1804 में, ठीक है ना। यानी इस कोड ने जन्म के आधार पे मिलने वाले हर सुविधा को समाप्त कर दिया। यानी जन्म सिद्ध अधिकार जो था, ठीक है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, या वो अगर वो जो है कुलीन वर्ग के है तो भी कुलीन वर्ग के बनेगा, हमारा बेटा ये था तो हमारा संतान ये होगा, उसका संतान ये होगा, ये सब समाप्त। यानी योग्यता के अनुसार अगर आपके अंदर योग्यता है तो ये आपको मिलेगा, अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यानी इस कोड ने जन्म के आधार पर मिलने वाली सभी सुविधाओं को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और हर नागरिक को समान जो है सामाजिक स्थिति प्रदान की गई। यानी जो है समाज में सभी रहने वाले व्यक्ति क्या हैं, एक जैसे रहेंगे। यानी समाज में अलग अलग व्यक्ति जो है वो सब क्या दिखे जाएंगे, एक बराबर दिखेंगे। यानी नागरिकों को समान सामाजिक स्थिति जो है वो दिखाया गया, ठीक है ना, और संपत्ति के अधिकार को जो है मजबूत किया गया, ठीक है ना। यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि नेपोलियन फ्रांस की तरह नेपोलियन बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन नेपोलियन ने फ्रांस की तरह अपने नियंत्रण वाले हर इलाके में प्रशासनिक यातायात संचार की सुविधा की। यानी फ्रांस में तो कर ही रहा था, लेकिन उसके अधीन जितने भी क्षेत्र थे, आसपास के देश थे, आसपास के क्षेत्र थे, वहां भी जो है ना उसने किसी तरह का कमी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। वहां भी जो है हर इलाके में प्रशासनिक व्यवस्था का चुरुस्त किया, ठीक है ना, यातायात की सुविधा को दुरुस्त किया, ठीक है, संचार, कम्युनिकेशन, परिवहन जो है प्रशासनिक हर चीज पे उसने मेहनत किया, ठीक है ना। और उसने समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। समानती व्यवस्था यानी कुलीन वर्ग का जो है विशेष व्यवस्था दिया जाता था, उनको टैक्स नहीं देना है या उनको विशेषाधिकार दिया गया, ठीक है ना। समानती यानी अमीरों को जो है बहुत सारा अधिकार दिया गया था, यानी अमीरों का जो व्यवस्था था, समानती व्यवस्था था, उसे क्या किया जो है नेपोलियन ने उसे समाप्त कर दिया। और किसानों को लगने वाला जो शुल्क था, ठीक है, उसे समाप्त कर दिया। जो टैक्स था, एक प्रकार क्या होता टैक्स था, उसे क्या कर दिया नेपोलियन ने, समाप्त कर दिया, ताकि किसान जो है बढ़ चढ़ के जो है वो किसानी कर सके, जिससे जो है फ्रांस की स्थिति बेहतर हो सके, वो खेती बाड़ी कर सके, है ना। और उसने शहरों में प्रचलित शिल्प जो है मंडलियों द्वारा लगाई गई जो है पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया। यानी मिला जुला कर देखा गया कि जो है नेपोलियन ने बहुत सुंदर काम किया, जिससे उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद हम देखा गया कि वहाँ पर जो है आम आदमी को यह जो है समझने में आ गया कि था कि एक समान कानून और एक मुद्रा का व्यवसाय कितना लाभ होगा। यानी जो है जनता का प्रतिक्रिया क्या थी, यानी नेपोलियन के बारे में जनता क्या सोचती थी। तो आम आदमी को यह समझ में आ गया था कि एक समान कानून यानी एक जैसा, यानी समानता, ठीक है ना। एक मुद्रा यानी अगर भारत की देखो अपना इतिहास को, विदेश के इतिहास को, ठीक है, अपने इतिहास से जोड़ के देखिए तो आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बताइए भारत में जो आज रुपया चल रहा है, अगर जो है बिहार में दूसरा रुपया, ठीक है, आप झारखंड में चले जाइए वहाँ पे दूसरा मुद्रा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में चले जाइए दूसरा मुद्रा हो जाएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्रा हो जाएगा। तो क्या आपको व्यापार करना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? तो हमारा व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ मुद्रा अलग अलग होगा तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यापार वस्तुओं का विनिमय करने, लेन देन करने में बहुत ज़्यादा समस्या होगा, ठीक है। तो जनता का प्रतिक्रिया देखा गया तो बहुत अच्छा था। जनता ने कहा कि ठीक है, समान कानून बना के बहुत अच्छा किया गया है, इससे जो है ऊंच नीच भेदभाव जो था वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसके अलावा मुद्रा एक होने से हमारा व्यापारी वर्गों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। उनको दिखा कि नहीं, व्यापारी वर्गों को जो है व्यापार करना बहुत ज़्यादा क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है ना। इसलिए किसानों, कारीगरों और मजदूरों ने नई आज़ादी को खुलकर स्वागत किया। क्योंकि नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया। किसान का टैक्स माफ कर दिया गया, कारीगरों को जो है काम का जो घंटा था उसको जो है सीमित किया गया, मजदूरों को जो था बहुत सारा सुविधा था उनको प्रदान किया गया। इससे जो है देखा गया कि फ्रांस के हर एक जनता जो था वो सेटिस्फाइड था। फ्रांस की जो जनता थी वो बहुत संतुष्ट थी अपने राजा, अपने नेपोलियन से। लेकिन फ्रांस के आसपास वाले क्षेत्र जिस पर जो था फ्रांस का कब्जा था,
वहाँ जो प्रतिक्रिया था ना वो मिलता जुलता प्रतिक्रिया था, ठीक है ना, कि कितना भी जो है किसी गैर के लिए कर लीजिए ना, वो कुछ ना कुछ जो है कमियां निकालेगा ही। तो वही चीज़ है कि लेकिन फ्रांस ने जिन इलाकों पे कब्जा जमाया था वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में प्रतिक्रिया जो थी वो मिलती जुलती थी, ठीक है ना। वो कुछ लोग जो थे या कुछ शासन जो थे या वहाँ के नेता जो थे वो देखा गया कि जो है वो नेपोलियन का पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नेपोलियन के जो इतना सारा सुधारात्मक कार्य के कारण से उनकी शासन व्यवस्था जो थी वो ढीली पड़ रही थी, उनको पकड़ नहीं था जनता पे, जिस कारण से जो है जो नेपोलियन का जो शासन व्यवस्था जो था उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। और उसके बाद हम देखें कि धीरे धीरे जो है नेपोलियन को बहुत सारा कमियां निकाला गया, उसके साथ युद्ध किया गया, उसके साथ समस्या उत्पन्न हुआ। और शुरुआत में लोगों ने फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा, ठीक है। शुरुआती में लोगों ने फ्रांस की सेना को, यानी फ्रांस जिस क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ पे जो है राष्ट्रवाद की भावना को उदय करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए गया था, जहाँ पे राजतंत्र शासन व्यवस्था था यूरोप के बहुत सारे देशों में, जहाँ पे फ्रांस जो है जाके उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, वहाँ से जो है राजतंत्र को समाप्त किया। तो उस समय जो है फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो था ये भावना क्या हुआ, बदल गया। इन्हें जो है लगने लगा कि फ्रांस ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जो है हमें अपना जो है उपनिवेश बनाया है, ठीक है। लेकिन जल्द ये भावना क्या हुआ, बदलने लगा, क्योंकि फ्रांस ने, ठीक है, जो उस पर नियंत्रित वाले क्षेत्र था, फ्रांस का नियंत्रण जिस क्षेत्रों पे था वहाँ पर टैक्स जो है बहुत ज़्यादा उस पर क्या होने लगा, बढ़ोतरी होने लगा, है ना। यानी फ्रांस का शासन, यानी फ्रांस जिस क्षेत्र को उपनिवेश बनाए हुए था उन जो है क्षेत्रों में हम देखा कि टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होने लगा, बढ़ाया जाने लगा, जिससे फ्रांस के प्रति जो है दूसरे देश वाले लोगों में भावना क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। इसके अलावा वहाँ के लोगों को जबरन जो है फ्रांस की सेना में क्या किया गया, भर्ती करवाया गया, जिससे ये फ्रांस की जो है थोड़ी सी जो है यहाँ पे चूक देखने को मिलती है, ठीक है। इसके फलस्वरूप हम क्या हुआ कि लोगों का जो है शुरुआती जोश जो था, यानी फ्रांस के प्रति जो प्रेम था, फ्रांस के प्रति जो विश्वास था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। और उसके बाद हम देखें कि जो है कि नेपोलियन का शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। और उसके बाद जो है वियना में एक संधि हुई। कहाँ पे संधि हुई, वियना में संधि हुई। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना में संधि हुई, एक मीटिंग हुई। और मीटिंग के तहत जो है 1815 में कौन कौन से देश आए थे, तो ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, यूरोप के ये सब शक्तिशाली देश के रूप में थे, ठीक है ना। यहाँ पे संधि हुई, ठीक है ना। और यूरोप की नई रूपरेखा तय करने के लिए वियना में एक मीटिंग की गई थी। यानी अब जो था नेपोलियन का शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, वियना में संधि हुई। और संधि में बैठक में क्या हुई, यह तय किया गया कि जो है अब जो है शासन व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया नेपोलियन का। अब शासन व्यवस्था जो है अब नए शासक के रूप में जो है क्या होगा, उभरेगा। और उसके बाद जो है धीरे धीरे शासन व्यवस्था को जो है बदल दिया गया। और हम देखें कि नेपोलियन भाई साहब का शासन व्यवस्था क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। तो वियना संधि क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में 1815 में एक मीटिंग हुई, ठीक है। उस मीटिंग में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, ठीक है ना, और ऑस्ट्रिया के बहुत सारे जो शक्तिशाली प्रतिनिधि थे, ठीक है ना, सशक्त जो नेता थे, वे बैठे। और उसके बाद जो है शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो है बागडोर जो है इन्होंने ही संभाला। इसके बाद हम अगले कक्षा में देखेंगे कि उसके बाद जो है कौन कौन से परिवर्तन आए, फ्रांस में कौन कौन से परिवर्तन आए, यूरोप के अन्य भागों में कौन कौन से परिवर्तन आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। किसी तरह का कोई सवाल होगा तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी प्रकार का किसी को डाउट है तो भी जो है मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।